बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और इनकी जो स्टडी है बेसिकली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या कहती थी। तो थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वुलर सिंथेसिस या दूसरे लफ्ज़ में रिजेक्शन और फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एट द एंड हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के क्या मुराद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है। क्या चीज़? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते थे कि ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों। कैसे कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल हों, उसको हम क्या नाम देते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम देते थे जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो अर्ली डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसके लिए हम नाम रखते थे द कंपाउंड्स विच obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। या दूसरे लफ्ज़ में द कंपाउंड्स whose origin is plants and animals is termed as organic compounds। दूसरे लफ्ज़ों में बाकी जो कंपाउंड्स जो हम ज़मीन से हासिल करते थे मिनरल फार्म में, अर्थ से, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हम हासिल करते थे मिनरल फार्म में, उसको हम कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्लांट्स और एनिमल से हासिल होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरा हम कहते थे ये लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। लिविंग थिंग्स में फिर दो चीज़ें आ जाती थी। कौन कौन सी? या तो उसमें प्लांट्स आ जाएंगे या उसमें क्या आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल। मिनरल से क्या मुराद है? ये जो हम मेटल वगैरह जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं ना, जिनका सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स ना हो, जिनका सोर्स अर्थ हो, तो वो जो कंपाउंड्स हासिल होते थे उनको हम क्या नाम देते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये आपके पास क्या थे? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग या नॉन लिविंग सोर्स भी आप कह सकते हो। तो ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये लिवाइजे। लिवाइजे ने क्या किया था? प्लांट्स और जो एनिमल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसमें थोड़ी बहुत उसने डिफ्रेंशिएशन की थी। क्या डिफ्रेंशिएशन उसने की थी ये देख लें। उसने कहा था जो प्लांट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मुश्तमिल होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। मोस्टली जो प्लांट से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते थे ना, वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। जो एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते थे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, वो इनके ऊपर मुश्तमिल होते थे। ये मेजर डिफरेंस था कि प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें मुश्तमिल होंगी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो एनिमल से हम जो चीज़ हासिल करते थे, जो कंपाउंड्स हासिल करते थे, उसमें क्या चीज़ हो सकती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये तो थी इसकी अर्ली हिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके बाद जो थ्योरी है उसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाइटल फोर्स थ्योरी, 1815 में बर्जीलियस ने ये थ्योरी पेश की, जो कि लिवाइजे का स्टूडेंट था। लिवाइजे का ये स्टूडेंट था।
1815 में बर्जीलियस ने ये थ्योरी पेश की। कौन सी थ्योरी पेश की? वाइटल फोर्स थ्योरी। किस चीज़ के लिए थी ये थ्योरी? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए थी। किसके लिए थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ये थ्योरी क्या कहती थी? इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी synthesized in the laboratory। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबॉरेटरी में क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज देयर exists a mysterious, या इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे सुपर नेचुरल फोर्स। देयर एग्जिस्ट अ मिस्टीरियल और सुपर नेचुरल फोर्स विच इज necessary for the formation of ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो सुपर नेचर या ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, ये होती कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ या तो ये आपको प्लांट्स में मिलेगी या फिर किस में मिलेगी? एनिमल्स में। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए एक फोर्स चाहिए। उस फोर्स को उसने नाम दिया था सुपर नेचुरल फोर्स, जिसको हम नाम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? वाइटल फोर्स। वो एक ख़ास फोर्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट्स में होगी वो फोर्स, या फिर किस में होगी वो फोर्स? एनिमल्स में होगी। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट से हासिल होते हैं या किससे हासिल होते हैं? एनिमल से हासिल होते हैं। क्योंकि इनको बनाने के लिए जो ख़ास फोर्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ या प्लांट्स में है या एनिमल्स में है। हम इसको खुद लेबॉरेटरी में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि वो जो सुपर नेचुरल फोर्स है वो हमारे काबू में नहीं आ सकती। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये उसकी डेफिनेशन बेसिकली थी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस की रिजेक्शन कैसे हुई वाइटल फोर्स थ्योरी की। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, या इसका आप दूसरा नाम रख सकते हैं वूलर सिंथेसिस। वूलर सिंथेसिस ये क्या है? ये एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट। इसका पूरा नाम क्या है जी? फ्रेडरिक वूलर। इसने क्या किया ये देख लें। ये देख लें फ्रेडरिक वूलर ने क्या काम किया था। इसने दो कंपाउंड्स लिए थे। कौन कौन से दो कंपाउंड? एक कंपाउंड उसने लिया जी अमोनियम क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड उसने कौन सा? एक तो लिया उसने अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड उसने कौन सा लिया? पोटाशियम साइनेट। ये दो कंपाउंड उसने ले लिए। कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कौन सा कंपाउंड ले लिया? पोटाशियम साइनेट। इन दोनों को उसने क्या किया? हीट किया, यानी इसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो बदले में क्या हुआ? जो प्रोडक्ट उसको ऑब्टेन्ड हुआ, वो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ जो उसको अमोनियम साइनेट। ये देखें, ये अमोनियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड माइनस, पोटाशियम पॉजिटिव, साइनाइड नेगेटिव। तो हुआ क्या? ये जो अमोनियम है ना, ये इसके साथ मिल जाएगी और आपको क्या प्रोडक्ट दे देगी? अमोनियम साइनेट। ये जो पोटाशियम और क्लोराइड हैं ये आपस में मिल जाएंगे। इसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या होगा? पोटाशियम क्लोराइड। अब उसने दोबारा क्या किया? इसी अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट को दोबारा हीट किया। दोबारा जब उसने इसको हीट किया तो क्या हुई? इसमें रीअरेंजमेंट हुई। इसकी अब डीकम्पोजिशन नहीं होगी। इधर तो क्या हुई थी? डीकम्पोजिशन।
जब इस दो कंपाउंड्स को उसने हीट किया तो क्या हुई थी? डिकम्पोजिशन। जब उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो क्या हुई? रीअरेंजमेंट। तो इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में क्या हुआ? एक नया कंपाउंड हासिल हुआ। कौन सा नया कंपाउंड? ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये एमाइन ग्रुप, और ये भी आपके पास एमाइन ग्रुप। ये है यूरिया। ये क्या है? यूरिया। अब इधर समझिएगा, ये जो हमारे पास अमोनियम साइनेट है, क्या है जी? अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, जब इसी अमोनियम साइनेट को उसने लैब के अंदर क्या किया? हीट किया, और उसकी रीअरेंजमेंट हुई, तो बदले में आपको क्या हासिल हुआ? यूरिया। क्या हासिल हुआ? ये यूरिया का फार्मूला है जी, CONH2 तो ये जो यूरिया है हमारे पास, ये क्या था? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वुलर सिंथेसिस से पहले यूरिया को हम कहाँ से हासिल करते थे? इस यूरिया को हम हासिल करते थे जी एनिमल्स यूरिन से। एनिमल्स यूरिन से, यानी जो पुराना कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट क्या कहते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या तो वो प्लांट से हासिल होते हैं या वो किस से हासिल होते हैं? एनिमल से हासिल होते हैं। लेकिन फ्रेडरिक वुलर ने अमोनियम साइनेट को लैब के अंदर जब हीट अप किया तो बदले में उसको जो कंपाउंड हासिल हुआ यूरिया, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्लांट से या एनिमल से हासिल होंगे, हम उनको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो वुलर सिंथेसिस है ना, इसको आप कह सकते हैं ये ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी बाद में फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। इसी तरह फिर बाद में 1845 में, इसको भी हम देख लेते हैं। 1845 में कॉब ने क्या किया था? लैब के अंदर एसिटिक एसिड को भी प्रिपेयर किया। यानी वुलर सिंथेसिस के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क होने लगा और बहुत ज़्यादा नए कंपाउंड्स प्रिपेयर होने लगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ये तो हमने उसकी हिस्ट्री देखी, उसके अंदर फिर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा, फिर हमने उसके रिजेक्शन देखी कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों रिजेक्ट हुई। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन आप क्या करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? मॉडर्न हेडिंग आप दे दीजिएगा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप कह सकते हो। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव is called organic chemistry. Study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन से मज़ीद जो नए कंपाउंड्स बनेंगे उसकी जो हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का आपने क्या नाम देना है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप डेफिनेशन करोगे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के हाइड्रोकार्बन्स और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसको आप क्या नाम दोगे? उसको बच्चे आप नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी भी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। या हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा फिर जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन कंपाउंड्स को आप क्या नाम दोगे जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दोगे। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, ये अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो अच्छी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि हाइड्रोकार्बन्स उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी बात,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप देखें ना, इनको बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही कम हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, इतने ही कंपाउंड्स हैं। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल आपको मिलेंगे, इसके अलावा नहीं। यानी इनके जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कम हैं, लेस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? बनाने वाले। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्या मतलब है? बनाने वाले। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी तादाद बहुत कम है। उनके बनाने वाले एलिमेंट्स की तादाद कम है, लेकिन बजाते खुद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको बनाने वाले जो एलिमेंट हैं ना, उनकी तादाद कम है। अब हम देखेंगे इसकी क्या रीज़न है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं। तो ये हम ज़रा देख लेते हैं कि उसकी क्या रीज़न है। तो उसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग दोगे कैटिनेशन। क्या हेडिंग देने जी आपने? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स to form long chains। कार्बन एटम्स की आपस में मिलने की सलाहियत और बदले में लंबी लंबी चेन्स जो वो कंपाउंड्स बनाएंगे ना, वो बहुत सी लंबी चेन पर मुश्तमिल होंगे। वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। मतलब ये जो कार्बन एटम्स की आपस में मिलने की ये जो एबिलिटी है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन। और कैटिनेशन की क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है, सबसे पहले कार्बन का स्मॉल साइज़। किसका स्मॉल साइज़? कार्बन का स्मॉल साइज़। अब देखें, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन भी है आपके पास, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के उसमें जो कार्बन है ना, उसका साइज़ आपको क्या मिलेगा? स्मॉल मिलेगा। मिसाल के तौर पर कार्बन, ये हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस, तो इनकी बजाय कार्बन का साइज़ आपको क्या मिलेगा? स्मॉल मिलेगा। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है जी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप कार्बन की करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर ही हम देख लेते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6, के में कितने होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने होंगे जी? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर सब शेल के हिसाब से अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2, ये हो जाएगा 2p2। इधर देखें, p के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आगे p ऑर्बिटल में ये क्या करवा देगा? कार्बन जंप करवा देगा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1 1। तो ये देखें, ये 4 अनपेयर्ड इसकी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी वजह से ये कितने बॉन्ड बनाएगी? 4 बॉन्ड बनाएगी। तो एक तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी रीज़न है, दूसरा उसकी कौन सी रीज़न है? स्मॉल साइज। अगली भी रीज़न इसमें हम देख लेते हैं। ये तो थी कैटिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन इसके साथ मज़ीद हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना सकती है, ऑक्सीजन भी बना सकती है, हेलोजन भी इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्लोरीन ले लेते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है जी? नाइट्रोजन। अब देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.5। हाइड्रोजन की क्या है? 2.1। अच्छा जी, हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5। क्लोरीन की कितनी है? 3.0। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस है जी।
फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.1 है। तो अगर आप गौर से देखें ना, कार्बन बाकी जिन एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन, इन तमाम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। या आप कह सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर क्लोज टू other elements of organic compound, कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बाकी जो उसके एलिमेंट्स मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अगली आप उसमें क्या हेडिंग दे दें, अगली इसमें आप रीज़न देख लें मल्टीपल बॉन्ड, कि ये कार्बन जो है ना मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी भी रखती है। मिसाल के तौर पर इसकी तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है कार्बन, ये देखें कार्बन आपस में कितने बॉन्ड बना रही है, 3 बॉन्ड। अच्छा जी, यही कार्बन है, ये अब आपस में कितने बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड। इसको आप कहते हो मिसाल के तौर पर अल्काइन, और ये हमारे पास क्या है, अल्कीन। अल्कीन। अच्छा, यही कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बनाएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, अल्केन की। ये देखें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं आपस में, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। इसी तरह कार्बन बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ये बॉन्ड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है और ये आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रही है, डबल बॉन्ड। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजन। ये देखें नाइट्रोजन के साथ ये कौन सा बॉन्ड बना रही है, ट्रिपल बॉन्ड बना रही है। तो इससे एक हमने क्या नतीजा निकाला है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या हैं जी, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें सबसे पहली रीज़न क्या थी, सबसे पहली रीज़न जो हमने देखी है वो है कैटिनेशन, और अभी आपको डिटेल से बता भी दिया कैटिनेशन है क्या। दूसरे हमारे पास इसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। थर्ड नंबर पे इसमें हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे अभी हमने देखा है मल्टीपल बॉन्ड फार्मेशन। क्या है जी, मल्टीपल बॉन्ड फार्मेशन, यानी ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, डबल बॉन्ड भी बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। तो इधर तक आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, एट द एंड हम फिर इसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी, या तो इसकी जगह आप लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसकी जगह आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़। ये हम देख लेते हैं इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो तो है इसकी कंपोजिशन। क्या है जी, इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मुराद है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होंगे। कंपोजिशन में ये क्या हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस पर, इन कंपाउंड्स के ऊपर ये क्या हो सकते हैं, मुश्तमिल हो सकते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट ये हो गया है। दूसरा पॉइंट आप देख लें, दूसरा पॉइंट आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी जो तादाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये किस में है, मिलियंस में है, मिलियंस में। अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी तादाद क्या है, वो बहुत कम है। थर्ड इसके आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो, थर्ड आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो जी कैटिनेशन, जो अभी आपको बताया। कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन एटम्स की आपस में लॉन्ग चेन्स बनाने की एबिलिटी। फोर्थ इसमें इसकी क्या आप डेफिनेशन हेडिंग दे सकते हैं,
फोर्थ इसकी आप हेडिंग दीजिए जी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हेडिंग दोगे आप? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसके अलावा डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उनमें ये सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती। तो नेक्स्ट भी इसकी अभी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये तो होगी इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, अब नंबर 5 पे आप डिस्कस कर सकते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। मिसाल के तौर पर ये स्टार्च की आप एग्जांपल ले लें, C6H10O5। ये N, ये जो N है ना, ये मॉलिक्यूल 200 प्लस भी हो सकते हैं। N की वैल्यू कोई भी आप पुट कर सकते हैं। ये किसका फार्मूला है जी? स्टार्च का। किसका है जी? ये फार्मूला स्टार्च का। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। अगर इसके बरक्स आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिसाल के तौर पर ये है NaCl, तो इसका और इसका जब आप मवाजना करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होगा। तो 5वीं आपने ये हेडिंग दे दी है हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर 6 पे आप इसकी हेडिंग दे दें सॉल्युबिलिटी। क्या हेडिंग आप दे दें जी? सॉल्युबिलिटी। इसके लिए एक आपने रूल लिखना है। क्या रूल लिखना है? लाइक सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल इसको कहते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसको क्या कहते हैं जी? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है? इस रूल के मुताबिक अगर आपके पास कोई पोलर चीज़ है, क्या है जी? पोलर, तो वो पोलर के अंदर ही हल होगी। पोलर पोलर आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। अगर हमारे पास नॉन पोलर एक चीज़ आ जाए, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर, तो ये भी दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। इसके बरक्स अगर एक चीज़ हमारे पास पोलर हो और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जी? नॉन पोलर, दूसरी चीज़ हो नॉन पोलर, तो वो चीज़ क्या होगी? इन दोनों चीज़ एक दूसरे में क्या होंगे? इनसॉल्युबल। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो होते हैं नॉन पोलर। वो क्या होते हैं जी? नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होने की वजह से वाटर के अंदर, किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर आपके पास क्या होता है? पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन देखने में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो क्या होते हैं? पोलर। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आपको देखने में मिलेगी। तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, इनको अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये खुद नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? नॉन पोलर। वाटर आपके पास क्या है? पोलर। तो रिजल्ट क्या होगा? इनसॉल्युबल। इसके बरक्स अगर इसी नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दो, मिसाल के तौर पर आप इसको बेंजीन में डाल दो, इसका फार्मूला होता है C6H6। तो ये देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर, बेंजीन भी आपके पास क्या है? नॉन पोलर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। इसके लिए मैंने S से रिप्रेजेंट किया। तो ये होगी इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ होगी। अगली भी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। अगली देख लेते हैं हम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंट। और आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जो है ना, वो क्या हैं? कोवेलेंट। वो क्या हैं जी? आपके पास कोवेलेंट। और आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके पास क्या होते हैं? ये होते हैं जी इलेक्ट्रोवैलेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है जी? आयोनिक बॉन्ड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये क्या है जी? लो है।
और नंबर 8 पे आप यही इसकी बॉन्डिंग की पोजीशन भी आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं। बॉन्डिंग यानी इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, अभी आपने पढ़ा है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है जी, आयोनिक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट किस चीज़ को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को। ये तो होगी इसकी 7 प्रॉपर्टीज़। नंबर 8 पे भी इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कंडक्टिविटी, तो नंबर 8 पे आप इसको कह सकते हैं कंडक्टेंस। वैसे तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ले लो एक्वस सॉल्यूशन, क्या ले लो जी, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। अच्छा जी, ये होगी प्रॉपर्टी। नंबर 9 पे इस पर आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आप इसकी हेडिंग दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, इंटरमीडिएट फार्मेशन की वजह से। ये फिर हम देख लेते हैं क्या है ये इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स फार्मेशन। अब इसको ज़रा समझिएगा, ये इंटरमीडिएट किस तरह बनते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है A प्लस B प्लस C, ये आपस में मिलकर क्या हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं जी A, ये देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए ABC, यानी ABC का हमारे पास कोई से ये रिएक्टेंट थे तीनों, ये आपस में मिले हैं और इन्होंने डायरेक्ट ये कौन सा प्रोडक्ट बना दिया जी ABC। इसके बरक्स अगर यही इसको मैं अगर इस तरह लिखूं ABC, तो पहले तो ये बनाएंगे A और B, क्या बनाएंगे, A पहले B के साथ मिले, फिर यही A किसके साथ मिले, C के साथ, AB। दूसरा कंपाउंड आपके पास कौन सा हासिल हो जी, AC। यही फिर ये जो B है ये आगे C के साथ मिल जाए, कौन सा कंपाउंड हासिल हो जी, B और C। बदले में दोबारा इसमें क्या हो जी, रीअरेंजमेंट हो और आपको एक ही प्रोडक्ट हासिल हो ABC। अब इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा, इस वाले रिएक्शन में जब ABC रिएक्टेंट आपस में मिल रहे थे ना तो आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट ही हासिल हो रहा था ABC वाला। इस वाले रिएक्शन में देखें जब ABC आपस में मिल रहे थे ना तो डायरेक्ट प्रोडक्ट फार्मेशन नहीं हुई। डायरेक्ट प्रोडक्ट फार्मेशन से पहले ये बीच वाले प्रोडक्ट भी बने थे जो कुछ लम्हे के लिए बनते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो इसी तरह के रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, ये इंटरमीडिएट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते, इसी वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, स्लो होता है। ये इसके नंबर 9 पे था। नंबर 10 पे हम देख लेते हैं। नंबर 10 पे आप इसको कह सकते हैं कंबस्टिबिलिटी, या इसको आप कह सकते हैं कंबस्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे ना तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय राख के। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी को जलाएं, लकड़ी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक एग्जांपल, उसमें कार्बन होती है, तो आपको जस्ट राख हासिल होगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। नंबर 11 पे आप इधर लिख लोगे बच्चे आइसोमरिज्म, ये भी इनकी एक अहम प्रॉपर्टी है। क्या है जी, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है, यानी कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, क्या है जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो क्या हो, डिफरेंट हो। वो क्या हो जी, डिफरेंट हो। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है CH3O CH3। अब इसी कंपाउंड को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके यूँ लिखूँ CH3 CH2OH, इधर देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, C2 कितने इसके आपके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, C2H6, ये आपके पास क्या है, O। अब नीचे वाले कंपाउंड में देख लें कितने कार्बन है, 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 2 5 और 1 6, कितने आपके पास हाइड्रोजन आ गए, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपके पास 1। अब इस कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है जी, डाई, ये हम आगे आयोपेक में पढ़ेंगे इसको, डाई मिथाइल ईथर। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है जी एथेनॉल।
क्या नाम है जी, एथेनॉल। ठीक है, देखने में देखें दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमरिज्म। तो इसको भी आप नोट कर लें। एट द एंड फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर अब हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, तो ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम इधर हेडिंग दे देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेजर कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं जी मेजर, 2 टाइप्स हैं। या तो वो आपके पास इधर हम लिख लेते हैं, 2 टाइप्स हैं। ओपन चेन, क्या नाम इनको आप दोगे जी, ओपन चेन। इसी ओपन चेन का दूसरा आपने क्या नाम रखना है जी, एसाइक्लिक। और इसकी दूसरी आपने क्या कहना है जी, क्लोज्ड चेन। क्या कहना है जी इसको, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को दूसरा आप कहोगे साइक्लिक, या फिर आप क्या कहोगे, रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड। क्या कहोगे बच्चे आप, रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन चेन क्या होते हैं। ये जो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड है ना, मतलब ये 2 तरह के फिर हो सकते हैं। या तो ये होंगे आपके पास स्ट्रेट चेन, क्या होंगे, स्ट्रेट चेन। दूसरा ये आपके पास क्या होंगे, ब्रांच चेन। अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा ये क्या हो सकते हैं, ब्रांच चेन। ये फिर इसकी 2 टाइप्स हैं। किसकी, ये ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब एग्जांपल के तौर पर ये मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3। स्ट्रेट चेन से क्या मुराद है, जितने भी इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं ना, इसके कोई आपको इसमें आपको ब्रांच नज़र नहीं आएगी। दूसरी इसकी कौन सी एग्जांपल है, ब्रांच चेन। इसी अच्छा, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं जी ब्रांच चेन की। ये देखें, ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एग्जांपल है। वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल है, ये जस्ट हम जनरल इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इसका आप नाम क्या रखोगे, एन प्रोपेन। स्ट्रेट चेन के लिए आप लफ्ज़ क्या लिखोगे, एन लिखोगे। इसको फिर आप क्या कहेंगे, आयोपिक, इसका जो नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा जी, ये तो थी हमारे पास ओपन चेन। अब हम देख लेते हैं क्लोज चेन की कितनी टाइप्स हैं। जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, जस्ट इसका क्लोज चेन। क्लोज चेन या दूसरा इसका हमने क्या इसका नाम रखा था, साइक्लिक। ये क्लोज चेन भी फिर आगे कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो ये आपके होंगे होमोसाइक्लिक, क्या होंगे जी, होमोसाइक्लिक। या फिर ये आपके क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक। या तो ये क्लोज चेन आपके पास क्या होंगे, होमोसाइक्लिक, या फिर ये आपके पास कौन से कंपाउंड होंगे जी, हेट्रोसाइक्लिक। अब हम आ जाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में देख लें, या तो ये आपके होंगे एलिसाइक्लिक, क्या होंगे जी, एलिसाइक्लिक। या फिर ये आपके होंगे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को फिर दूसरा आपने नाम क्या देना है, नॉन एरोमेटिक। ये अभी हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अच्छा जी, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, होमो का मतलब है सेम, साइक्लिक का मतलब क्या है, जो भी आपको रिंग नज़र आ रही होगी ना, उसमें सारे के सारे कौन से बॉन्ड होंगे जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। एरोमेटिक किसको कहते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या हो जी, बेंजीन रिंग हो। अगर बेंजीन रिंग ना हो और वो हो भी स्ट्रक्चर क्लोज, तब हम उसको क्या नाम देंगे जी, एलिसाइक्लिक। क्या नाम देंगे, एलिसाइक्लिक। इसी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दूसरा ये भी नाम दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक। क्या नाम दिया जाता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी होमोसाइक्लिक की, CH2 CH2 CH2। ये देखें, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम आप क्या रखोगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो का क्या मतलब है, ये क्लोज्ड है। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, प्रोप का क्या मतलब है 3 कार्बन। एन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड।
मतलब 3 कार्बन इसमें मौजूद हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड। क्या नाम रखते हैं इसका, सैचुरेटेड। अगर इसी के अंदर लेट्स सपोज मैं थोड़ी सी और चेंजिंग कर लेता हूँ इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये आप देखिए ये स्ट्रक्चर था, ये मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए ना उसको आप क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड। क्या कहोगे, ये है तो साइक्लिक कंपाउंड लेकिन ये अनसैचुरेटेड, इसका फिर आप नाम क्या रखोगे, साइक्लोप्रोपीन। प्रोपेन की बजाय इसका नाम आप क्या रखोगे, साइक्लोप्रोपीन। ये जो ईन है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होमोसाइक्लिक, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये किसकी थी, एलिसाइक्लिक की। अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग हो, ये तो बताते खुद एक बेंजीन खुद ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, या इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये आगे जब हम एरोमेटिक चैप्टर पढ़ेंगे ना एरोमेटिक कंपाउंड्स को, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये किसका फार्मूला है जी, ये फार्मूला है बेंजीन का। किसका फार्मूला है, बेंजीन का। तो जिस कंपाउंड में ये बेंजीन आ जाए उसको आप क्या कहोगे, एरोमेटिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेंजीन है और ये उसके ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो ये बेंजीन रिंग है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया जी, एरोमेटिक। इसका हम कॉमन नाम हम क्या रखते हैं जी, टॉलोवीन। क्या रखते हैं जी, टॉलोवीन। इसी तरह अगर CH3 की वजह इसके हम ऊपर क्या लिख दें जी, OH लिख दें, तो टॉलोवीन की बजाय इसका नाम क्या बन जाएगा जी, फिनोल। क्या बन जाएगा, यानी इसकी काफ़ी सारी फिर एग्जांपल हैं, आप जस्ट एक एक एग्जांपल कर लीजिएगा काफ़ी है। अच्छा जी, इसी तरह बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग भी आपस में अटैच हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास है दूसरी बेंजीन रिंग, ठीक है जी। इसी तरह 3 बेंजीन रिंग भी आपस में अटैच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग, यानी काफ़ी सारी इसके एग्जांपल बन सकती हैं। इसका एंथ्रासिन जिस तरह हम इसका नाम रखते हैं, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये देखें, इसको हम क्या नाम देंगे, फ्यूरान। क्या नाम देंगे जिसको हम फ्यूरान का नाम दे देंगे। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया, इसी तरह आप काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक में, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें बाकी कंपाउंड्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी, क्लासिफिकेशन। तो अभी हम जनरल इसका क्या कर लेते हैं, स्केच सा बना लेते हैं, उससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, या तो ये आपके होंगे जी ओपन चेन। क्या होंगे, ओपन चेन। या फिर यही कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, क्लोज चेन, जिसको आप क्लोज्ड चेन को आप क्या नाम दोगे, साइक्लिक, और इसको आप क्या नाम दोगे, एसाइक्लिक। यही जो ओपन चेन कंपाउंड है, आगे मज़ीद इनकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। या तो ये आपके पास होंगे ओपन चेन, सॉरी स्ट्रेट चेन। क्या होंगे जी, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। या फिर ये आपके पास क्या होंगे, ब्रांच चेन। क्या होंगे जी, ब्रांच चेन। आगे आपके पास ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी फिर कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। या तो ये होंगे होमोसाइक्लिक, इनका दूसरा नाम हमने क्या रखा है, कार्बोसाइक्लिक। या ये आपके पास क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्या होंगे जी, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर हमने इसकी मज़ीद 2 टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी। या तो ये आपके पास होंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या हमने रखा था, नॉन एरोमेटिक। क्या नाम है जी, नॉन एरोमेटिक। या फिर आपके पास ये क्या होंगे, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी इसी तरह ही है, या तो ये आपके पास नॉन एरोमेटिक होंगे या फिर ये आपके पास क्या होंगे जी, एरोमेटिक होंगे। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना, स्पेशली उसमें ये जो एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो भी लिख लीजिएगा, CnH2n। मिसाल के तौर पर अगर इधर मैं कार्बन की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 3, n की जगह लेट्स सपोज इधर मैं पुट करता हूँ 3, तो फार्मूला ज़रा देख लें क्या बनेगा। ये होगा C3H6। इसी को अगर मैं रिंग फॉर्म में ड्रा करूँ तो क्या होगा, CH2
ये भी हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2। ये देखें कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है, 2 4 6। यानी ये जो फार्मूला है ना, ये जो कंपाउंड है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और टाइप किसके, होमोसाइक्लिक। और इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। फिर n की वैल्यू क्या ली थी, 3 ली थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह।